आज की कहानी का नाम है गिरती हुई बारिशें। बहुत सारी बदरंग उदासियों की शाम थी वो। 9 बजने को थे। ऑफिस करीब करीब खाली हो चुका था। एक मेरे ही वर्क स्टेशन पे दिन चढ़ने लगा था। मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता था। खाली घर में बसते सन्नाटे के साथ शाम गुजारने से अच्छा था ऑफिस में ही सुकून के बहाने तलाश किए जाएं। फिर से कॉफ़ी वेंडिंग मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया था। अब तक पी गई 18 कप कॉफ़ी से शरीर को जितना नुकसान होना था हो गया था। एक कप कॉफ़ी और कितना नुकसान पहुंचाती। फिर से कॉफ़ी का 19वां मग भर लिया। फिर से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर से लैपटॉप से उलझने लगा। फेसबुक पर भूले बिछड़े वॉल पर दोस्तों से अपनी हाजिरी दर्ज कराई। बिछड़े हुए महबूब की बंद दीवार खटखटाई। इंस्टाग्राम पे जाकर के एक्चुअल दुनिया में चल रही बेमतलब की बातचीत पे का कोई सिरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन सब से भी मन उछट गया। 9:43। अब तो कॉफ़ी भी खत्म, काम भी खत्म। मेरे जाने का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए वॉचमैन का ओवर टाइम भी खत्म। अब कोई चारा नहीं था। मैंने बेमन से शट डाउन का कमांड दे दिया था कंप्यूटर को। कंधे पर लैपटॉप लटकाए कुर्सी से उठ गया। 2 घंटे तक वॉचमैन को रोक के रखने का गिल्ट था शायद, इसलिए निकलते हुए पूछ भी लिया, तुम्हें कहीं छोड़ दूँ बस स्टॉप तक? नहीं मोहित सर, वॉचमैन ने कहा, हम तो बगल में ही रहते हैं, पैदल ही चले जाएंगे। आपको तो बहुत दूर जाना है ना, बाहर एकदम झमाझम पानी बरस रहा है, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। आज तो आधी रात हो गई घर पहुंचने में। घर पे कौन सा कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था। कहना तो यही चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। सीटी बजाते हुए बाहर निकल गया। 22 लोगों के इस छोटे से दफ्तर में काम करते हुए 3 महीने ही गुजरे थे, लेकिन इन दीवारों के साथ इतना वक्त गुजारने लगा था कि अब लगता था सदियों से यही बैठा हूँ। सुबह सबसे पहले कार पार्किंग में मेरी गाड़ी घुसती थी। पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में निकलने वाला आखिरी होता। एक अजनबी शहर में घर नाम की चीज ना हो और दोस्तों से दूरी बढ़ा ली हो, और एक खूबसूरत रिश्ते के पूरी तरह बिखर जाने की मातम पुरसी चल रही हो, तो जिंदगी कुछ ऐसे ही कटती है शायद। बेमानी, बेसबक, बेमकसद। आज की बेमानी शाम को और दाज बनाने के लिए पता नहीं कहाँ से इतनी सारी बारिश आ गई थी। वॉचमैन ने सही कहा था। बारिश ऐसी हो रही थी जैसे बादल भी नाराज हो जैसे किसी से, और आज की शाम उनको फट पड़ने का बहाना मिल गया हो कोई। बिल्डिंग से कार पार्किंग तक जाने का और कोई रास्ता तो नहीं था, लेकिन सिवाय इसके कि जूतों को हाथों में उठा करके पतलून को घुटने तक खींच के वाटरप्रूफ लैपटॉप के बैग की छतरी बनाकर ढोंग करते हुए 50 मीटर की वो दूरी तय करने में ही मैं कीचड़ से लथपथ था। फ़ोन की घंटी भी कमबख्त ऐसे मौक़े पर ही शोर मचाती है जब उठाने का कोई रास्ता ना हो। ज़रूर माँ होगी, गेस्ट करना आसान था। हर रात नींद की गोली और ब्लड प्रेशर की दवा खाने के बाद माँ फ़ोन ज़रूर करती थी। जितनी देर में गाड़ी खोलकर मैं भीतर जाता उतनी देर में ही 4 मिस कॉल थे।
किसी तरह गाड़ी में बैठकर खुद को सहेजा, समेटा, सेट के बाजुओं से पानी जो छोड़ने की नाकाम कोशिश की और 2 मिनट लंबी गहरी सांस ली। मन को स्थिर करने के बाद माँ को वापस फ़ोन मिलाया। ऑफिस में होना अभी तक, ना हेलो ना नमस्ते ना हाल चाल पूछने की भूमिका। माँ को सीधे पॉइंट पे आ जाने की बीमारी है। बस निकल ही रहा था माँ, टीवी पर देखा कि बारिश हो रही है दिल्ली में। माँ बोली, हाँ माँ, टीवी वालों को तो इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं मिली होगी आज, लेकिन बाहर नहीं आई अब तक। मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करना। मोहित, रितु को फोन किया था। आखिर वो सवाल पूछ ही लिया था माँ ने, जिसकी वजह से मैं माँ का फोन उठाने से बचता हूँ। बारिश बहुत हो रही है माँ, मैं घर पहुँच के फ़ोन करूँ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था मोहित। माँ की आवाज़ में थकान थी। नहीं किया माँ, अभी कोई फ़ैसला नहीं ले पाया। माँ को कब तक टालता, इसलिए सच कह दिया। फ़ैसला मत लो बेटा, कोशिश तो करो। करूँगा माँ, ये कह के फ़ोन रख दिया। मेरी आवाज़ में बाहर के मौसम का गीलापन उतर आया था और शायद फिर से माँ मेरा कमज़ोर पड़ जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती। फ़ोन रख के थोड़ी देर तक ये तय नहीं कर पाया कि गाड़ी की वेंट सीट पे बारिश का धुनरका था या मेरी आंखों में खुमार था। कोई जो भी था, सामने देखना मुश्किल हो रहा था। मैं पास के कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपने अंदर बाहर दोनों जगहों की बारिशें थमने का इंतज़ार कर सकता था। कोई जल्दी नहीं थी कहीं पहुंचने की, लेकिन इस बला के कातिल मौसम में अकेले कॉफ़ी पीना अपने जख्मों को और कुरेदने के बराबर होता। और मुझे तो अपने जख्मों पर मरहम लगाने के तरीके ढूंढने थे। माँ ने कहा था ना कि कम से कम कोशिश तो करनी थी। बारिशें भी कमाल की होती हैं, अपने साथ साथ कई पिछली बारिशों की याद लिए चलती हैं। गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया तो ना चाहते हुए भी याद आया कि शिल्पी से मेरी पहली मुलाकात ऐसी ही एक शाम से हुई थी। यूँ तो हम एक ही ऑफिस में थे, पर वो मेरी सीनियर थी और मैं उसका सीनियर था, इसलिए हमारे बीच कभी बातचीत की कोई वजह बन नहीं पाई। उस दिन शाम को घर लौटने के लिए निकला तो इतनी बारिश हो रही थी कि गाड़ी तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं दरवाजे के पास खड़े होकर के बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था और पता नहीं कहाँ से एक के बाद एक नॉन स्टॉप चीखे मारती हुई शिल्पी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे हाथ में एक सतरंगी छतरी उल्टी पड़ी थी, जिसे वो सीधी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छतरी भी जिद्दी थी। ऐसी बारिश में धोखा दे दिया था उसको। शिल्पी के दुपट्टे से टपकते पानी से मेरे जूते गीले हो रहे थे और उसकी चीखें थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर यू ऑल राइट? मैंने ही पूछा था पहले। हाँ, आई एम फाइन। अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी बाहर। बस स्टॉप जाते हुए ही ये हाल हो गया। उसने वापस 4-5 चीखें मारी और कहा, सॉरी, मुझे इस मौसम से एलर्जी है। कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? मैंने प्लान नहीं किया था ये पूछना, पर पूछ बैठा था।
बारिश के थोड़ा कम होते ही हम उसी उल्टी छतरी से बारिश से बचते बचाते पार्किंग तक पहुंच गए थे। इरादा उसको सबसे नज़दीकी के बस स्टॉप तक छोड़ने का था, लेकिन इतनी बारिश और ऐसी अंधेरी शाम में उसको छोड़ना मेरे बेसिक मैनर्स के खिलाफ होता। इसलिए शहर के दूसरे कोने तक जाने की मुश्किलें उठाकर भी मैं उसे घर तक छोड़ने निकल पड़ा। पूरे रास्ते हम दोनों चुपते, सूझा ही नहीं कि कहें भी तो कहें क्या। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि एक लम्हे के लिए भी चुप्पी खली नहीं। जाने कैसी तंग गलियों में था उसका घर। शहर के उस पुराने हिस्से तक कभी मैं आया ही नहीं था। एक पतली सी गली के बाहर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि यहीं छोड़ दीजिए मुझे, गाड़ी अंदर तक नहीं जा पाएगी। आर यू श्योर? कितनी दूर है यहाँ से घर तुम्हारा? चलूँ मैं साथ में? बस पास में ही है। वो वापस अपनी छतरी को सीधी करने की कोशिश में लग गई थी। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी ये छतरी किसी काम की है। मैं गाड़ी की हेडलाइट ऑन रखता हूँ, तुम दौड़ कर चली जाओ, मैंने हंसते हुए कहा था। उसने मेरी बात मान ली और अदब से शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल गई। हेडलाइट की रोशनी में उसे जाते हुए देखता रहा और फिर न जाने वो किस गली में घुस के गायब हो गई। वो थी शिल्पी से मेरी पहली मुलाकात। उसके बाद ऑफिस में ही हम एक हफ्ते तक अजनबियों की तरह मिलते रहे। शिल्पी से बात करने का मौका ही नहीं लगता था, बस उसको आते जाते देखा करता था। कभी प्रिंटर के पास, कभी कैफेटेरिया में चाय पीते हुए, खुद में खोई रहती हो, जैसे किसी से कोई वास्ता ना हो। मेरी तरह उस पे भी काम करने का जुनून था, या शायद नौकरी पक्की करना चाहती हुई थी अपनी, इसलिए देर तक काम करती रहती थी वो भी। जुलाई का महीना था और फिर से एक बार बादलों ने डुबा देने की ठान ली थी। फिर एक बार हम अगल बगल थे, दरवाजे पे खड़े होकर के बारिश के थमने का इंतजार करते हुए। अरे छतरी तो सीधी हो गई तुम्हारी, मैंने ही टोका था उसको। हाँ, ऐसी तेज हवा में फिर से न उलझ जाए इसलिए खोलने से डरती हूँ, उसने हंस कर कहा था। छोड़ दूं घर तक? वैसे टॉर्च लेके निकली हो ना? उसने भी तुरंत चिढ़ाया था। आपकी गाड़ी की हेडलाइट किस दिन काम आएंगी? और वो फिर मेरी गाड़ी में थी। आज कुछ सहज थे हम। सड़कों पर जगह जगह पे पानी भर गया था और लंबे ट्रैफिक जैम में इतना वक्त था कि शिल्पी भी खुलने लगी थी। 14 किलोमीटर का रास्ता हमने 2 घंटे में तय किया था और इन 2 घंटों में 14 साल की दोस्ती हो गई थी जैसे। घर बार, पढ़ाई लिखाई, भाई बहन, मम्मी पापा, ख्वाब, हकीकत, ऑफिस, गॉसिप, सब बातें कर दी। उसको छोड़ते हुए लगा था पहली बार कि अभी कितना कुछ कहना बाकी है। शिल्पी गाड़ी से उतरकर चली गई थी, लेकिन मेरे आसपास कुछ छोड़ गई थी। मैं ऐसे घर लौटा जैसे कि बादलों पे सवार हो। बारिश अपने पीछे ख्वाबों की गीली जमीन छोड़ गई थी। घर लौटा और यही लगता रहा कि काश आज ये बारिश थमती ही नहीं और हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सड़क के किनारे
गाड़ी में ही बैठे रहते। इस तरह ढेर सारा वक्त साथ में बिताया जा सकता था। थोड़ी देर एक दूसरे को देखते और हैरान होकर चुप हो जाते। इस तरह मिलने की हैरानी के बीच कई बातें आकर के मेरे जहन में बैठ जाती। उन बातों को लेकर के हम किसी कॉफ़ी शॉप भी जा सकते थे साथ में, और इन्हीं हैरानी बड़ी मुलाकातों के बीच प्यार हो जाने का गुमान भी होता शायद। और ठीक वही हुआ जिसकी मुझको ख्वाहिश थी, और न जाने कब मैं उसको ले जाने और छोड़ने के लिए शहर के दूसरे कोने तक का सफ़र रोज़ तय करने लगा। और उन रास्तों में कुछ लंबे मोड़ भी होते, जिनमें से कुछ पानी पूरी के ठेले तक जाते और कोई चूड़ियों की दुकान तक। कभी बीच में कोई मंदिर होता और कभी गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए रुक जाया करते। लेकिन हसीन दिनों को पंख लगे होते हैं जैसे, और उनको उड़ते रहने की बेताबी होती है। ऐसे एक साल कब निकल गया मालूम ही नहीं चला। मेरी ज़िंदगी का मकसद नौकरी करना और शिल्पी के लिए ज़िंदगी की वो तमाम सुख सुविधाएं जुटाना था जो उसे ना मिल सकी थी अब तक। एक माँ भी थी जो मेरे साथ शिल्पी को अपनी दुनिया में शामिल करने के रंगीन ख्वाब बुनती रहती थी। लेकिन शिल्पी की ख्वाहिशों की नामुराद दुनिया में मेरी उन बेदुखी की ख्वाहिशों का कोई मतलब नहीं था, जिनमें पर्दे और दीवारों के रंग थे। चुनरी प्रिंट की लाल साड़ी पर चढ़ी प्रिंट के गोटे थे, डिनर सेट की खनक थी और छोटे से घर में सुख से रहने का सुकून था। शिल्पी के आगे एक लंबा रास्ता था और मैं उस रास्ते पे गलती से मिल जाने वाला एक मुसाफिर भर था। उसकी मंजिल कहीं और थी, उसके ख्वाहिश कुछ और थे, और उनको पूरा करने के लिए वो एक दिन यहाँ शहर छोड़कर मुंबई चली गई। शिल्पी के गिना साल गिरते गए और बारिशें नाकाम होती गई। बड़ी मुश्किल से समझ में आया कि उसके प्यार में मैं खुद को इस कदर सौंप चुका था कि खुद को समेट पाना नामुमकिन था। माँ मुझे टूटते बिखरते देखती रही और एक दिन माँ की जिद पर मैंने भी शहर छोड़ दिया और याद शहर छोड़ करके दिल्ली आ गया। नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश में नई नौकरी शुरू की, नया घर लिया। अगर माँ की जिद ना होती तो मैंने रितु से मिलने की कोशिश भी ना की होती। रितु यहाँ शहर में मेरे पड़ोस में रहती थी, नौकरी करने के लिए मुझसे पहले दिल्ली आ गई थी। अब किसी कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। मैं दिल्ली आ रहा था तो उसकी माँ ने मेरे हाथ से एक पार्सल भिजवाया था। मैं जानता था कि ये साजिश क्यों रची जा रही है, लेकिन चुप रहा। ज़रूरी थोड़ा ना है कि जो इनके मन में चल रहा हो वो रितु की भी सहमति हो। हम सब गुजरे लम्हों का बोझ लेकर चलते हैं। हो सकता है कि रितु के माथे पर भी कोई बोझ हो। रितु ने वक्त नहीं लगाया था सब कुछ सच सच बताने में, और मेरा अनुमान गलत नहीं था। उस पर भी न जाने कैसी कैसी यादों से पीछा छड़ाने का दबाव था। उसकी आंखों में टूटे हुए भरोसों के टुकड़े अक्सर नजर आते थे, जिसमें मुझको अपनी परछाई दिखती थी। इसलिए हमें फैसला लेने की कोई जल्दी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो दिल जले हो तब तो
जलने के डर से तो छाछ में भी बर्फ डाल दे। हम फिर भी कभी कभी मिल लिया करते थे। कुछ औपचारिकता थी और कुछ माँ की जिद। और कभी कभी ऐसी कोई उदास शाम से होने वाली घबराहट वजह बन जाती। और आज बारिश ने रिंग रोड के ट्रैफिक से जूझते हुए एक जानी पहचानी घबराहट ने रास्ता रोक लिया था। फिर से बड़ी लंबी कशमकश थी। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी। बहुत देर तक अपना फ़ोन देखता रहा। माँ सो चुकी होगी अब। उसकी नींद क्यों ख़राब करूं? और किसको आवाज़ दूं कि कोई जवाब आए कहीं से? मुझे होश नहीं कि मैंने क्या सोच के रितु का नंबर मिला दिया। लेकिन जैसे आकाशवाणी हुई थी कोई, या अंदर से ही कोई आवाज़ आई थी कि अब और नहीं, ज़िंदगी उन उदास शामों के हवाले नहीं की जा सकती। ना कोई ऐसा रास्ता जिसे बदला ना जा सके। बारिशें गिर के चली जाया करती हैं अक्सर। मौसम बदलते हैं और धूप भी कभी मीठी कभी तीखी लगती है। फिर यादों के मौसम क्यों नहीं बदल सकते? बहुत देर तक घंटी बजने के बाद रितु ने फोन उठाया। सो गई हो? मुझे भी अपनी माँ की तरह एकदम पॉइंट पे आ जाने की बीमारी है। हाँ, आधी रात को और कोई क्या करता होगा? रितु की आवाज में नींद टूट जाने की जल्लाहट थी। हो सकता है अजनबी शहर में भटकता हो। ये भी हो सकता है कि उसे बड़ी जोर से भूख लगी हो और उसे अपने शहर के चाय और पकौड़ों की तलब सता रही हो। तुम्हें यूनिवर्सिटी रोड पे बैठने वाले बीकू हलवाई की तरह प्याज के पकौड़े तलने आते हैं? नहीं आते हैं, रितु ने हंसते हुए कहा था। अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, तुम्हारे मोहल्ले वाला अग्रवाल स्वीट कितने बजे तक खुलता है? गरम गरम जलेबियां मिलेंगी वहां? वो भी नहीं मिलेगी, लेकिन खीर मिलेगी, डिनर भी, और चाय भी पिला दूंगी और बड़े तलने की कोशिश भी कर लूंगी। बस प्याज तुम काट देना। रितु ने फोन रख दिया था और मेरा मन अचानक बरस चुके बादल की तरह हल्का हो गया था। मैं ठीक 12 मिनट में रितु के दरवाजे पर था। वो दरवाजा खोलकर कुछ देर तक सोचती रही थी। फिर भीगी हुई आंखों से मुझे देखते हुए सिमट कर एक किनारे ऐसे खड़ी हो गई थी जैसे आने वाली जिंदगी का रास्ता रोकना नहीं चाहती हो। बेख्याली में मेरी ज़बान से कुछ शब्द ऐसे निकले थे, मार्बल की ठंडी फर्श पर बिखर गए थे। बारिशें गिरती गई, वक्त बहता गया और ख्यालों में ये एक लम्हा हमेशा के लिए ठहर गया। बस यहीं तक था ये सफ़र।